प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्लास 10th अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 3.4। तो प्रैक्टिस सेट 3.4 में टोटल 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से 3 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। और आप लोगों को बता दूं कि इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम क्या सीखेंगे दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ AP, यानी कि जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है ना, इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स में कैसे इसको अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले एक काम करती हूँ, आपको ना सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। तो मुझे बताइए कि Tn का फॉर्मूला हमने क्या देखा था। Tn विच इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a फॉर क्या होता है फर्स्ट टर्म, और ये d फॉर क्या होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चलो दूसरा फॉर्मूला हमने क्या देखा था, सम ऑफ n टर्म्स, है ना। बोलो कितना आएगा, Sn विच इज इक्वल टू n बाई 2, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आता है दोस्तों 2a प्लस दूसरे ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखिएगा। इसके अलावा Sn का हमने एक और फॉर्मूला देखा था, Sn विच इज इक्वल टू n बाई 2, फिर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या आता है दोस्तों T1 प्लस Tn, है ना। तो ये फॉर्मूला भी आप ध्यान में रखिएगा। ओके, चलो अभी हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 3.4 का। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक सानिका नाम की लड़की है जिसने ना 1 जनवरी 2016 को ये डिसाइड किया कि वो क्या करेगी, 10 रुपए बचाएगी। क्या करेगी, 10 रुपए बचाएगी। फिर दूसरे दिन कितना बचाएगी भाई, दूसरे दिन वो 11 रुपए बचाएगी। और जो आपका तीसरा दिन होगा थर्ड डे, वो कितना सेव करेगी, 12 रुपए सेव करेगी। ठीक है, फिर आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा है कि इफ शी डिसाइड टू सेव लाइक दिस, यानी कि अगर उसने सोचा कि मैं ऐसे ही पैसों को बचाते जाऊंगी। जैसे देखो अभी पहले दिन वो कितना बचा रही है, 10 रुपए बचा रही है, दूसरे दिन 11 रुपए, तीसरे दिन 12 रुपए, वैसे ही चौथे दिन वो कितना बचाएगी भाई 13 रुपए। फिर उसके बाद जो अगला दिन होगा, इसने क्या सोचा है कि मैं ऐसे ही करके अपनी सेविंग करूंगी। ठीक है, फोर्थ डे इतना, फिर फिफ्थ डे कितना भाई 14 रुपीज। उसके बाद जब अगला दिन आएगा तो यहाँ पे 15 रुपए वो बचाने लगेगी, फिर अगला दिन आएगा तो 16 रुपए, और ऐसे करके ये आगे बढ़ता जाएगा। ऐसा इसने डिसाइड किया है। किसने डिसाइड किया है, सानिका ने। ठीक है, फिर आगे देखो क्या लिखा है, अगर उसने डिसाइड किया कि मैं ऐसे ही पैसों को सेव करूंगी, देन ऑन 31 दिसंबर 2016 व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग्स। तो आपको ये बताना है कि 31 दिसंबर 2016 तक, ठीक है, यहां से लेकर के जैसे अभी जिस दिन उसने डिसाइड किया ना, उस दिन वो कितना सेव कर रही है, 10 रुपए। यानी कि 1 जनवरी 2016 को इसने डिसाइड किया कि मैं पैसों को बचाऊंगी। ठीक है, और ऐसे करके वो बचा रही है। जैसे 1 जनवरी को 10 रुपए बचाया, फिर 2 जनवरी को कितना 11 रुपए, 3 जनवरी को कितना 12 रुपए। ठीक है, और ऐसे करके अगर वो ऐसे ही अपने पैसों को बचाती रहती है, कब तक, 31 दिसंबर 2016 तक। तो आप बताइए कि उसके पास टोटल जो है ना, टोटल उसका कितना सेविंग हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। यानी यहां से यहां तक जो भी नंबर्स रहेंगे 31 दिसंबर तक, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 31 दिसंबर वाला हमारा सेविंग आ जाएगा, राइट। तो यहां से लेकर के यहां तक का टोटल कितना होगा वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे टी मतलब इसका पोजीशन नहीं बताना है, या फिर ये नंबर क्या होगा वो भी नहीं बताना है, हमें यहाँ पे टोटल बताना है। यानी आपको यहाँ से समझ जाना चाहिए कि हम यहाँ पे सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं सम ऑफ nth टर्म की बात करूं दोस्तों, तो देखिए अगर हम इस फॉर्मूले की बात करेंगे तो क्या होता है, इसमें Sn होता है ना, क्या होता है Sn। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है n बाई 2, और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अगर मुझे Sn चाहिए तो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, बोलो। a तो यहाँ से मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस में मिल जाएगा। लेकिन बच्चे मुझे एक बात बताओ, हमारे पास n है क्या, नहीं है ना। जब तक हमें मालूम ना पड़े कि हमें कितने टर्म्स जोड़ने हैं, ठीक है, तब तक हम कैसे कर पाएंगे। यानी n का वैल्यू तो हमारे पास होना ही चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने दिन हो रहे हैं। ठीक है, तभी तो हम बता पाएंगे 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक कितने दिन हो रहे हैं। अगर हमें ये बात पता चल जाए, फिर हम बहुत आसानी से इन सभी का टोटल निकाल पाएंगे, क्योंकि तब हमारे पास n का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब ये n का वैल्यू कैसे मिलेगा, है ना, ये सवाल एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि n का वैल्यू हमें मिलेगा तो मिलेगा कैसे। इट्स वेरी सिंपल। देखो जैसे कि अगर मैं 2016 की बात करूं दोस्तों, है ना, तो ये कौन सा ईयर था, चलो बताओ 2016 में कितने दिन होंगे, नंबर ऑफ डेज कितने होंगे। आप बोलेंगे इसमें क्या सोचना है, बोल दो 365 डेज होंगे, पर ये बात गलत हो जाएगी। आप लोगों ने पढ़ा है ना, एक तो नॉर्मल अपना ईयर होता है, दूसरा हमारा लीप ईयर होता है। लीप ईयर में हम क्या देखते हैं कि जो फरवरी है ना दोस्तों, वो 29 डेज का होता है। बाकी समय में आप देखोगे ना तो फरवरी हमारा 28 डेज का ही होगा, लेकिन जब लीप ईयर आता है तो उस टाइम पे फरवरी हो जाता है हमारा 29 डेज का, यानी एक दिन बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं
2016 की बात करूं तो क्या ये लीप ईयर है? तो बोलो हाँ ये लीप ईयर है। कैसे पहचाना लीप ईयर? देखो बहुत सिंपल है। लीप ईयर आप कैसे पहचान सकते हो? जैसे यहाँ पे है 2016 बराबर, तो देखो यहाँ पे है ये जो 2016 है ना दोस्तों, ये 4 से डिवाइड हो सकता है, कट सकता है ना 4 से, ठीक है। 4 से इसको काटोगे तो ये पूरा के पूरा कट जाएगा, इसीलिए ये लीप ईयर होगा। यानी आप समझिएगा हर 4 साल के बाद, मतलब हर 4 साल के बाद क्या आता है? लीप ईयर आता है। जैसे 2016 ना, अब 4 साल के बाद आएगा लीप ईयर, यानी कि 2020, फिर ऐसे करके 2024 भी हमारा क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा, क्योंकि उसको भी हम क्या कर सकते हैं? 4 से डिवाइड कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये 2016 क्या है? लीप ईयर है, यानी कि इसमें फरवरी जो है वो 29 डेज का होगा। तो बोलो यहाँ पे कितने दिन हो जाएंगे 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक? तो वो हो जाएंगे हमारे 366 डेज। वैसे तो 365 होते हैं, अब इसमें एक और बढ़ा देंगे ना, एक और जोड़ देंगे। देखो वैसे तो 365 होता है नॉर्मली, अब इसमें एक हम जोड़ देंगे। क्यों जोड़ना है? बिकॉज यहाँ पर जो फरवरी है वो होता है कितने दिन का? 29 डेज का। तो इसीलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? 366। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने दिन हो रहे हैं? तो 366 डेज हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आपका जो भी टर्म आएगा ना वो होगा T366। क्या होगा? T366। समझ में आया? यानी n का वैल्यू बोलो हमें कितना मिल गया? तो n का वैल्यू हमें मिल चुका है दोस्तों, बोलो कितना मिला है? 366 बराबर। यानी कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है? तो S366 निकालना है। तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में ना, ये सारे वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पे A और D, और n का भी वैल्यू हमारे पास आ चुका है विच इज 366। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब 31 दिसंबर 2016 आएगा तो सानिका का टोटल सेविंग्स कितना हो जाएगा, यानी टोटल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस चलने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलो अब देखते हैं, समझ में आ गया ना? बाकी अभी मैं आपको लिख करके बताऊंगी तो और अच्छे से समझेगा। चलो अब चलते हैं। देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम थोड़ा इसको सजा करके लिखेंगे। जैसे सानिका का फर्स्ट डे का सेविंग कितना था? तो वो था हमारा 10 रुपए। सेकेंड डे का कितना था भाई? 11 रुपए। थर्ड डे का कितना था? 12 रुपए। और ऐसे करके ये वो आगे बढ़ता जा रहा है। यानी कि अगर मैं इसको सीक्वेंस में लिखना चाहूँ तो देखो यहाँ पे सीक्वेंस हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 10, 11, फिर 12, फिर 13, और ऐसे करके ये आगे बढ़ता जाएगा पूरा आगे तक। ठीक है, चलो ये तो हमें समझ में आ गया। अब इसको आप ध्यान से देखिए और बताइए कि ये क्या एपी में है? तो बोलो हाँ ये एपी में है। क्यों एपी में है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है? हर जगह सेम ही है, कॉन्स्टेंट है। देखो एक 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 बढ़ रहा है, यानी कि ये एपी में है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सिंस गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, राइट, गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, मतलब ये जो सीक्वेंस यहाँ पर दिया गया है ना ये आपका एपी है। और अगर ये एपी है तो इसमें ए का वैल्यू बता दो दोस्तों, क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और जो हमारा डी है, डी हमें कैसे मिलेगा? तो T2 माइनस T1, यानी कि 11 माइनस 10 करेंगे तो बोलो कितना आएगा? 11 आएगा। तो यहाँ पर हमें ए मिला और ये डी मिला। ठीक है, इतना तो हो गया। लेकिन बच्चों हमें एन कैसे मिलेगा? तो एन मैंने आपको बताया था ना, यहाँ से मिल जाएगा एन, कि जो हमारा 2016 है ये ईयर, वो है लीप ईयर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस हमें एक बात मालूम है कि ईयर 2016 इज अ लीप ईयर, ठीक है, इज अ लीप ईयर। ईयर 2016 क्या है? ये एक लीप ईयर है। सो देयरफॉर 2016 में कितने डेज हो जाएंगे? 366 डेज हो जाएंगे। तो इसीलिए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? 366 हो जाएगा बराबर। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? देखो यहाँ से फिर हमें पता चल गया ना, हमें यहाँ पे फाइंड करना है एस 366। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास सारे वैल्यूज अवेलेबल हैं, बस हमें क्या करना है? फॉर्मूले के अंदर इन सभी वैल्यूज को पुट करना है और उसके बाद से जो हमारा आंसर है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अभी मैं लिखती हूँ कि वी नो दैट, हमें ये वाला फॉर्मूला पता है सम ऑफ nth टर्म निकालने का। तो बोलो क्या है फॉर्मूला हमारे पास? Sn विच इज इक्वल टू n अपॉन 2, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आता है दोस्तों? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो अब इसके अंदर वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? S 336 नहीं 366। फिर उसके बाद यहाँ पे n का वैल्यू 366 डिवाइडेड बाई 2, और इधर क्या आएगा? 2a। a का वैल्यू आप देख सकते हो 10 है, प्लस n का वैल्यू 366 माइनस 1, और d का वैल्यू क्या है? आप देख सकते हो 1। यहाँ पर मैंने लिख दिया 1। ठीक है, चलो अब इसको आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं। थोड़ा मैं इसको छोटा कर दूं जिससे आपको क्लियरली हर चीज दिखाई दे। चलो अब आओ यहाँ पर मेरे साथ आगे। देखिए बच्चों क्या होगा, सुनेंगे सब लोग ध्यान से। यहाँ पे S 366
विच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 366 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मैं इसको 2 से कैंसिल करना चाहूँ तो कर सकती हूँ ना। चलो इसको बाद में करते हैं, अभी थोड़ी देर बाद हम इसको कैंसिल करेंगे, पहले थोड़ा इसको लिखते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, 2 टेन 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 20 प्लस ये देखो 366 माइनस 1 करेंगे तो बोलो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 365 इंटू 1। ठीक है, अब आगे देखिएगा यहाँ पर क्या होगा 366 अपॉन में 2 और यहाँ पर देखो 20 प्लस ये देखो 365 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 365। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके, फिर हम क्या करेंगे, देखिए अब इसको कैंसिल करते हैं हम लोग 2 से, तो आइए 2 से इसको कैंसिल करें तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 2 1 2, इसमें से 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 16 और 2 8 16 और फिर उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा 6, तो 2 3 क्या होता है बच्चों 6 होता है, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 183। अगर आपको ऐसे डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा तो मैंने बार बार कहा है इसको ना ऐसे डिवाइड करके देख लो, 366 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 2। ठीक है, माइनस करोगे 1 आएगा, इधर 16, 2 8 क्या होता है 16, फिर इधर माइनस करोगे कुछ नहीं, फिर ये 6 को निकाला मतलब यहाँ पे लिखा और 2 3 होता है 6। तो ऐसे करके ना आप डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दो तो 0 और 5 कितना होता है भाई 5 होता है, और 6 2 कितना होता है 8 होता है, मतलब 385 यहाँ पर आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो 183 इंटू 385 यहाँ पर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का ना मल्टीप्लीकेशन करके बता देंगे कि फाइनली हमें सम ऑफ 366 टर्म्स कितना मिलेगा। तो चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर लिखा मैंने 385, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 183 और इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जल्दी से। तो देखिएगा 3 5 से कितना होता है 15, 15 का 5 फिर यहाँ पर 1 आ गया, और 3 8 से कितना होता है 24, 24 प्लस 1 करोगे तो 25, यहाँ पर 2 आ गया, और 3 3 से 9 प्लस 2 करेंगे तो 11 आएगा। फिर मैंने इधर क्रॉस का साइन लगा दिया। 8 5 से होता है दोस्तों 40, यहाँ पर 4 आ गया, 8 8 से 64 प्लस 4 करेंगे तो 68 हो जाएगा, इधर 6 लिख दिया मैंने, और 8 3 से 24, 24 प्लस 6 करेंगे तो यहाँ पर 30 आएगा। फिर ये डबल क्रॉस लगा देना, और 1 5 5, 1 8 8, 1 3 3, इन सभी का टोटल कर दो अभी। तो इधर कितना आएगा दोस्तों 5, इधर भी 5 आएगा, 8 5 13, 13 1 14 का 4, फिर इधर 1 आ गया, और इधर 10 का 0 1 3 3 6 1 7, यानी कि 70,455 यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो S366 आपको मिलता है 70,455। ठीक है, यानी कि जो सानिका है ना दोस्तों, इसका टोटल सेविंग कितना हो जाएगा, तो इसका टोटल सेविंग हमें मिलेगा 70,455। तो सोचिए ये अगर 1 जनवरी से लेकर के 31 मतलब दिसंबर तक सेविंग कर रही है तो इसके पास इतना पैसा पूरा सेव हो जाएगा। ठीक है, चलो अब लास्ट में हम इसका आंसर लिख देते हैं। इसको मैं एक बॉक्स में कर दूं क्या? चलो भाई ये रहा आपका आंसर। लास्ट में आंसर कैसे लिखेंगे कि हेंस सानिका's सेविंग वुड बी ₹70,455। तो ये है बच्चों आप लोगों का आंसर, देख सकते हो। यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, प्रैक्टिस सेट 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की। तो चलो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक मैन है जो क्या करता है 8,000 रुपए बोरो करता है, मतलब कहीं से भी, मान लीजिए बैंक से या फिर किसी से उसने क्या लिया, ऐसे ही उधारी पे ले लिया। उधारी पे कितना पैसा लिया इसने, 8,000 रुपए इसने उधारी पे ले लिए हैं किसी से। ठीक है, और फिर वो एग्री करता है किस बात पे कि वो क्या करेगा, टोटल इंटरेस्ट पे करेगा, कितना 1,360 रुपए। यानी कि देखो ये तो उसका क्या है बच्चों, ये तो इसका प्रिंसिपल अमाउंट है जो वो बोरो कर रहा है, और इसके साथ साथ उसने इंटरेस्ट कितना बोला कि पे करेगा, तो वो पे करेगा 1,360। और कब पे करेगा, इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स, यानी 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में वो क्या करेगा। जैसे मान लीजिए इसने जो लोन लिया है ना, आप समझिएगा इसने जो पैसा लिया है उसके ऊपर उसने इंटरेस्ट देने का वादा कर लिया है कि मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट आपको पे करूंगा और 12 महीने में पे करूंगा। ठीक है, तो वो कितना पे कर रहा है, टोटल यहाँ पे इसका इंटरेस्ट दिया गया है कि 12 महीने में कुल मिला करके वो कितना इंटरेस्ट पे करेगा, तो 1,360 रुपीज जो है वो पे करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो एक और इसमें कंडीशन दी गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको ना एक इंपॉर्टेंट वैल्यू मिलेगा, सुनिएगा। इसमें लिखा है कि ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग 1 बाई ₹10, यानी कहने का मतलब क्या है कि हर एक इंस्टॉलमेंट, अच्छा सबसे पहली बात तो ये इंस्टॉलमेंट क्या होता है भाई बता दो। देखो इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है ना, जैसे हम मान लीजिए आपने लोन पे कोई भी चीज लिया है तो आपको हर महीने
कुछ ना कुछ पैसा तो उधर देना पड़ता है ना बैंक वाले को। अगर आपने लोन पे मान लीजिए पैसा ही लिया है या फिर अपना घर लिया है तो आपको हर महीने बैंक में पैसा देना होता है। तो आप ये जो पैसा थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हो ना दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं, इंस्टॉलमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि हर एक इंस्टॉलमेंट क्या है, मतलब कैसा होता है, तो वो ना लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाई ₹40, यानी कि पहले से, यानी पिछला इंस्टॉलमेंट आपने जितना दिया था ना उससे वो 40 कम होता है। नहीं समझ में आया, बता रही हूँ। देखो जैसे मान लो कि इनका जो इंस्टॉलमेंट है वो मान लीजिए मैंने पहले महीने में कितना दिया, 200 रुपये दिया, आप मान लो। तो अगला जो इंस्टॉलमेंट है ना नेक्स्ट मंथ का, वो कितना होगा, तो वो होगा इससे 40 कम। तो इससे 40 कम बोलोगे तो कितना भाई, 160 रुपये, है ना। फिर जो अगला इंस्टॉलमेंट है वो इससे 40 कम होगा, इससे 40 कम यानी बोलो कितना, वो हो जाएगा हमारा 120, क्योंकि 160 में से 40 घटाओगे 120 ही आएगा। फिर जो अगला इंस्टॉलमेंट है वो इससे 40 कम होगा, 40 कम होगा यानी कि 80 होगा लगभग, है कि नहीं। और वैसे ही अगला इंस्टॉलमेंट 40 कम यानी कि कितना हो जाएगा, 40। और ऐसे करके वो क्या करता है, जो अपना इंटरेस्ट है ना उसका पेमेंट करता है। ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी दोस्तों। वो क्या मिलेगा, वो मिल जाएगा हमें डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, -40 आएगा। आप बोलेंगे ऐसे कैसे -40 आ गया, अरे देखो वो जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, ठीक है, वो प्रीसीडिंग वन यानी पहले से 40 कम पे कर रहा है ना। यानी कि मान लीजिए पहले महीने में 200 गया तो अगले महीने में 160 करेगा, फिर 120, 80, फिर 40। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस समझ में आएगा। देखो जैसे 160 में से 200 को माइनस करो, 160 में से 200 को माइनस करो, बोलो कितना आएगा भाई, -40 आएगा। या फिर 120 में से 160 को माइनस करो, -40 आएगा। फिर 80 में से 120 को माइनस करो, -40। यहाँ पर भी कितना आएगा, -40, है ना। यानी कि कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिला है दोस्तों, वो मिला है हमें -40। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये सारे वैल्यूज मिल चुके हैं। अब देखिएगा हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। यानी कि आप लोगों को यहाँ पर पहला और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है ना वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, आप बोलेंगे इधर लिखा तो है, ये हो गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और उधर एक लिख दो लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो ऐसे नहीं, ये तो मैंने अपने मन से लिया ना, आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर लिया। ये एक्चुअल में हमें नहीं पता कि वो कितना उसका पहला इंस्टॉलमेंट था और लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट उसका कितना है, मुझे नहीं पता। मैंने तो बस आपको ये एग्जाम्पल के तौर पर बताया, तो इसको आप असली मत मानना। ठीक है, बस यहां से हमें ये वैल्यू मिली। ठीक है, और ये एकदम करेक्ट है क्योंकि डिफरेंस तो -40 ही आएगा, राइट। ओके, तो हमें यहाँ पे पहला स्टेटमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट बताना है और लास्ट वाला, यानी कि एपी में ये फर्स्ट क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, और जो लास्ट वाला हमारा टर्म होगा ना वो क्या होगा, वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, ए से। यानी कि हमारा पहला काम है ए का वैल्यू निकालना। फिर जो लास्ट वाला जो हमारा टर्म होगा, ठीक है, तो लास्ट वाला हमारा टर्म क्या होगा बताओ, T12 होगा, T13 होगा, T11 होगा या फिर क्या होगा। तो हमें ना यहाँ से समझ में आएगा। देखो ये 12 महीने तक वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, यानी पहले महीने से लेकर के 12 महीने तक। तो महीना तो बस 12 ही महीना है ना, इसीलिए यहाँ पर वाला मतलब यहाँ पर जो भी हमारा टर्म आएगा उसका पोजीशन क्या हो जाएगा, T12, यानी कि 12th पोजीशन होगा। ठीक है, मतलब ये कौन सा टर्म होगा, ये हमारा 12th टर्म होगा। समझ में आया। इसीलिए यहाँ पे आप क्या लिखोगे, T12 लिखोगे, क्योंकि 12 मंथ्स ही है, वो एक साल में ही ये पूरा पेमेंट कर रहा है। ठीक है, बारी बारी से नहीं कर रहा, मतलब 2-3 सालों में नहीं कर रहा, बस एक साल में ही वो पूरा पेमेंट कर रहा है ना, 12 ही महीने है। इसलिए ये जो हमारा लास्ट टर्म है वो हो जाएगा T12 और फर्स्ट टर्म तो आप जानते ही हो A, या फिर आप इसको T1 भी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये A और ये T12 हमें कैसे मिलेगा, तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा। सुनो ध्यान से, अब मैं आपको ना यहाँ तक तो क्लियर हुआ, ठीक है, सारा पिक्चर क्लियर है। अब एक और बात सुनिएगा, जैसे कि उसने प्रिंसिपल अमाउंट कितना लिया था भाई, 8,000 रुपये उसने इतना बोरो किया था। फिर वो इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है, 1,360 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल उसको कितना पैसा वापस करना पड़ेगा। आप मान लीजिए आप किसी से लोन ले रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट तो देना ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपने पैसा लिया था वो भी तो आपको भरना पड़ता है। जैसे आपने अपने दोस्त से लिया 100 रुपये उधार और आपने कहा कि ठीक है मैं तुझे अभी, तू मुझे ना 1 महीने के लिए दे दे, मैं तुझे क्या करूंगा, इसके ऊपर ना 10 रुपये तुझे ब्याज दे दूंगा, यानी कि इंटरेस्ट दे दूंगा। ठीक है, तो वो तो खुश हो गया कि चलो मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा क्या मिलेंगे, ब्याज मिलेंगे, राइट। ब्याज मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट। ठीक है, तो जब आप अगले महीने में अपने दोस्त को पैसे दोगे तो खाली बस इंटरेस्ट ही दोगे क्या, नहीं, आप उसके साथ साथ जो पैसा आपने उससे लिया था, ठीक है, वो भी रिटर्न करोगे। जैसे 10 रुपया तो आपको इंटरेस्ट देना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपने जो 100 रुपये उससे उधार लिए थे ना वो भी आपको देने पड़ेंगे, यानी कि टोटल कितना पैसा दोगे, 110 रुपये। तो सेम चीज यहाँ पर भी है।
8,000 लिया था, है ना, और फिर ये इतना इंटरेस्ट दे रहा है, तो टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा बैंक वाले को, या फिर इस आदमी ने जिससे भी पैसा बोरो किया था उसको कितना देना पड़ेगा। तो इनका टोटल 8,000 ये, और ये क्या हो गया इंटरेस्ट, इसको जोड़ो 0, फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 और 8 कितना होता है 9, यानी कि 9,360 रुपए इतना रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये क्या है दोस्तों, ये है टोटल अमाउंट। क्या है भाई, ये है इसका टोटल अमाउंट। यानी हम क्या कह सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये है आप लोगों का दोस्तों S12। ओके, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो वो पैसा दे रहा है प्यारे दोस्तों, है ना, तो वो इसके अंदर यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, सारा कुछ मिला करके 9,360 रुपीज़ होगा, है ना, क्योंकि वो इंटरेस्ट भी दे रहा है, इसके साथ साथ उसने जो लोन पे जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट था वो भी तो वो पेमेंट कर रहा है, उसी में सब मिला करके हो रहा है। यानी कि यहाँ पे है S12, यानी यहाँ से यहाँ तक का टोटल, ठीक है, कितना है 9,360, ठीक है। इतनी बात भी आप लोगों को समझ में आई कि नहीं। चलो, तो हमारे पास अभी देखो क्या क्या है, हमारे पास S12 है, फिर उसके बाद N का वैल्यू तो खैर 12 है ही, और D भी है हमारे पास। अब बस हमें A निकालना है और वो निकालना है, वो तो हम यूं चुटकियों में निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन समझना पहले जरूरी था। अब आओ जरा हम चलते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। तो देखो दोस्तों, आपको पहले क्या लिखना है, थोड़ा सा इसको सजाइएगा। देखिए, मनी ही बोरोज, उसने कितना पैसा बोरो किया, 8,000 रुपया, और वो इंटरेस्ट कितना दे रहा है भाई, टोटल इंटरेस्ट बता दो, 1,360 रुपीज़। ओके, तो इसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा कि टोटल देयरफॉर यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कि टोटल अमाउंट ही विल पे आफ्टर 12 मंथ्स, ठीक है, आफ्टर 12 मंथ्स, यानी 12 महीने के बाद वो टोटल कितना अमाउंट पे करेगा भाई। तो इन दोनों का हम टोटल कर देंगे, यानी 8,000 रुपये प्लस क्या करोगे 1,360, तो इसका टोटल करोगे तो बोलो कितना आएगा। तो यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा दोस्तों 9,360, है ना। एक काम करती हूँ, हाँ, इसको टोटल किया ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 9,360 रुपीज़, यानी ये हो जाएगा इसका टोटल अमाउंट। ओके, समझ में आया आप सभी लोगों को। चलो, तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, सुनो। अब क्योंकि 12 महीने हो रहे हैं ना, तो n का वैल्यू तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो हमारा S12 है ना, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 9,360। अब इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक और स्टेटमेंट दिया गया था कि ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाई ₹40। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले वो जो स्टेटमेंट है ना उसको जरा यहाँ पे हम लिखते हैं कि सिंस हमने क्वेश्चन में क्या देखा, हमने क्वेश्चन में ये देखा कि ईच इंस्टॉलमेंट being less than the preceding one by ₹40, ठीक है, by ₹40। थोड़ा ना मैं इसको इधर लिखती हूँ नीचे। ओके, प्रीसीडिंग बाय ₹40, यानी कि देखो यहाँ से हमें डी का वैल्यू कितना मिल जाएगा दोस्तों, वो हमें मिल जाएगा -40। ठीक है, कैसे आया मैंने आपको अभी पीछे करके बताया भी था। ओके, कि यहाँ पे ये डी का वैल्यू -40 कैसे होगा। चलो, यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको ये फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से मालूम है, हम जानते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि वी नो दैट, हमें मालूम है, क्या मालूम है हम लोगों को कि SN विच इज इक्वल टू क्या होता है, देखो SN विच इज इक्वल टू होता है n/2, फिर ब्रैकेट के अंदर आता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, बराबर। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारे जितने भी हमारे पास वैल्यूज है ना, हम उनको इधर पुट करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर आप क्या लिखोगे, S12 है ना, क्योंकि n का वैल्यू हमारे पास है। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 12/2 और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 2a। तो a का तो वैल्यू हमें मालूम नहीं है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, प्लस n का वैल्यू बोलो, यहाँ पे आ जाएगा 12 - 1, और इसके अलावा d हमारे पास कितना है भाई -40, तो मैंने इधर -40 लिख दिया। ठीक, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते, तो 2 से इसको काटो, ये 6 बार में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे 6 आएगा। और S12 कितना था 9,360, तो इसको भी आपको लिखना ही है, इसको मत भूलना। और उसके बाद देखो यहाँ पे ब्रैकेट में 2a प्लस 12 - 1 करोगे तो बोलो कितना आएगा 11, कितना आएगा भाई 11 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में -40, और इन दोनों का अभी हमें मल्टीप्लाई करना है, बस अभी आप देखते रहिएगा। तो यहाँ पे मैंने ये सब कुछ लिख दिया है। अब मैं क्या करूँ बताती हूँ क्या करना है, सुनो। चलो आगे चलते हैं।
ठीक है, यहाँ पे ये काफी ज्यादा भर गया है, थोड़ा सा इसको, हाँ चलो यहाँ पे जगह है, थोड़ा और करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो आपको 6 दिखाई दे रहा है ना, 6 को हम कहते हैं तो इधर आ जा। जब 6 इधर आएगा तो दोस्तों डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि वो उधर मल्टीप्लाई में है, बराबर। और यहाँ पर देखो क्या आएगा 2a, और यहाँ पर क्या आएगा देखो, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 4 सा क्या होता है 40, और ये वाला 0 यहाँ पर माइनस में कि प्लस में, माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। ठीक है, अब चलो हम इसको जरा कैंसिलेशन करते हैं, आइए कैंसिलेशन करें। किससे कटेगा, 6 से कटेगा, क्या 6 1 6, और फिर यहाँ पर हाँ बिल्कुल ये 6 से कट जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, 6 1 6 और यहाँ पर 6 1 6, इसमें से कितना बचेगा, 9 में से 6 गया तो 3। ठीक है, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 33, और 6 5 से कितना होता है दोस्तों 30 होता है, फिर से इसमें से 3 बचेगा, और 6 6 36 हो जाएगा, और ये वाला 0 यहाँ पर, यानी कि 1560 इधर आ जाएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, तो अब देखो आगे का आपको बताती हूँ, यहाँ पर हमें क्या मिला है, यहाँ पर हमें जो मिला है उसे हमें लिखना ही पड़ेगा। तो 1560 विच इज इक्वल टू, इधर क्या आया है, इधर है 2a माइनस 440। अब ये जो 440 दिखाई दे रहा है, मैंने कहा तुम इधर आ जाओ, तो जब ये इधर आएगा तो दोस्तों प्लस में हो जाएगा, आप सभी लोगों को मालूम है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस 440 विच इज इक्वल टू 2a, फिर इन दोनों को जोड़ो 0 0 0, और 6 4 कितना होता है 10, 10 का 0, कैरी आ गया 1, फिर 5 और 4 9, 9 1 10 का 0, फिर से 1 आ गया, और ये 1 1 मिला करके 2 हो गया, यानी कि 2000। ठीक है, और ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में दिखाई दे रहा था ना, मैंने कहा तो इधर आ जा भाई, तो जब ये इधर आएगा तो ऐसे करके डिवाइड में हो जाएगा विच इज इक्वल टू a। अब इसको काटो तो 2 1 2, यहाँ पे 2 1 2, यानी कि a का वैल्यू हमें क्या मिलता है दोस्तों 1000 मिलता है। मतलब जो यहाँ पर वो आदमी था ना, उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है 1000 रुपए, यानी कि वो पहले महीने में कितना इंस्टॉलमेंट देगा, तो 1000 रुपए देगा। ओके, समझ में आया। चलो अब हमें क्या करना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालना है, यानी कि हमें यहाँ पर T12 फाइंड करना है। आओ भाई, तो T12 हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि नाउ T12 विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताइए, a प्लस यहाँ पर n की जगह पे 12 माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला आपको मालूम है ना, नहीं पता है तो इधर ब्रैकेट में लिख देने का यार, सीधा सीधा Tn विच इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेने का। चलो T12 हमें नहीं पता कि ये कितना होगा, विच इज इक्वल टू a का वैल्यू बताना जरा कितना है, यहाँ पर देख लो a का वैल्यू हमारे पास, ये देखो यहाँ पे आया है ना 1000, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों 1000, फिर उसके बाद 12 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा भाई 11 आएगा, और d का वैल्यू है माइनस 40, इसको तो भूलना ही नहीं। ठीक, हाँ ठीक, फिर क्या होगा देखो, यहाँ पे लिखेंगे हम T12 विच इज इक्वल टू 1000, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा माइनस 440। ठीक, माइनस कर देते हैं हम, 0 में 0 गया 0, 0 में 4 नहीं जाने वाला, इसने किसको दिया। ठीक है, देखो जैसे ये पूरा 10 है, इसने किसको दे दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया तो 6, और 9 में से 4 गया तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 5 आ जाएगा, यानी कि 560 रुपये। देखो मैं आपको माइनस करके बता देती हूँ, ये हो गया 1000, 1000 में से 440 को हमें माइनस करना है, 440 को, तो देखो 0 में से 0 गया तो भाई 0 आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखो यहाँ पे क्या है 0, तो इसने किसको दिया, तो यहाँ पे हो गया 10 और यहाँ पे हो गया 9, तो 10 में से 4 गया तो 6 और 9 में से 4 गया तो 5, यानी कि 560 आया ना। तो इसीलिए आपका जो T12 है दोस्तों वो आपका हो जाएगा 560, यानी कि लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 560 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे फाइनली जो इसका आंसर है वो लिख सकते हो, कि कैसे लिखोगे मैं आपको बता देती हूँ, रुकिए यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि अमाउंट ऑफ, हेंस अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, या फिर अलग अलग लिखो चलेगा, अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विच इज इक्वल टू, बोलो कितना है पहला इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 1000 रुपए, और फिर यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एंड अमाउंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट विच इज इक्वल टू, बोलो कितना है लास्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 560, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी दोस्तों 516, और इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर
सेकंड था ये होता है कंप्लीट। देख लो कितना आसान था, है ना। मुझे पता है आप बोलेंगे कि सारे क्वेश्चंस को ही आसान बोलते हो, तो देखो प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी लगेगा, है ना। चलिए देख लीजिए इसको, और उसके बाद फिर हम चलते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि थर्ड क्वेश्चन पर। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आप लोगों के सामने। तो इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ेंगे जरा। देखो एक लड़का है जिसका नाम है सचिन, ठीक है। अब वो क्या करता है भाई, वो ना बड़ा सेविंग करने में भरोसा रखता है कि उसको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, अपने पैसों को दोगुना करना है, बढ़ाना है। तो इसमें वो ज्यादा बिलीव करता है। तो उसने क्या किया, देखो अपना जो पैसा था उसको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में लगाया, यानी कि इन्वेस्ट किया, ठीक है। फर्स्ट ईयर यानी पहले साल, देखो पहले साल उसने कितना इन्वेस्ट किया, तो 5,000 रुपए, ठीक। फिर दूसरे साल उसने कितना इन्वेस्ट किया भाई, 7,000 रुपए, ओके नो प्रॉब्लम। फिर तीसरे साल उसने कितना किया दोस्तों, तीसरे साल उसने इन्वेस्ट किया है 9,000 रुपए, एंड सो ऑन। यानी इसी प्रकार से ये आगे बढ़ते जा रहा है। पहले साल 5,000, दूसरे साल 7,000, तीसरे साल 9,000, अगले साल कितना करेगा भाई, 11,000 रुपए करेगा। फिर उसका जब अगला साल आएगा तो वहां पे वो 13,000 रुपए करेगा। यानी ऐसे करके वो आगे बढ़ता जा रहा है, 2-2 हजार रुपए बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। ओके समझ गए। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है कि फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स, यानी कि 12 साल में उसने कितना इन्वेस्ट किया वो आप लोगों को निकालना है। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, देखो बहुत सिंपल है इसको समझना। मैं आपको बताती हूं, पहले साल यानी कि फर्स्ट ईयर में उसने कितना इन्वेस्ट किया भाई, उसने इन्वेस्ट किया है 5,000 रुपए। फिर सेकेंड ईयर में कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 7,000 रुपए। और ऐसे करके वो कितने सालों तक ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, देखो ये तीसरे साल भी इन्वेस्टमेंट करेगा कितना, 9,000 रुपए। फिर चौथे साल भी करेगा, और ऐसे करते करते वो कितने सालों तक कर रहा है, 12 सालों तक ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि यहां से लेकर के यहां तक जो भी वो इन्वेस्टमेंट करेगा ना, तो उसका टोटल अमाउंट कितना होगा। मतलब आपको अमाउंट बताना है, आपको ये नहीं बताना कि यहां पर क्या आएगा। अगर पूछा रहता है यहां पर क्या आएगा तो आपको निकालना पड़ता T12, यानी कि लास्ट वाला जो टर्म रहेगा उसका वो नंबर अगर आपको निकालना रहता तो आप क्या करते, T12 निकालते। लेकिन इसमें बोला गया है सम हमें चाहिए, यानी टोटल उसका इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो क्या निकालना पड़ेगा, सोचो, टोटल जब भी आए तो सम निकालना होता है। यानी कि हमें यहाँ पे बताना है सम ऑफ 12 मंथ्स इन्वेस्टमेंट, यानी कि 12 महीने में वो कितना, मंथ नहीं है सॉरी, यहाँ पर क्या है, ईयर, ओके ईयर है ना, हाँ मंथ नहीं है, आई एम सो सॉरी। तो वो 12 सालों में कितना इन्वेस्ट करेगा उसका हमें टोटल बताना है, यानी कि S12 हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है। अब ये तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। हमें S12 फाइंड करना है, हमारे पास N का भी वैल्यू है, फिर यहाँ से A का वैल्यू मिल जाएगा और D का भी वैल्यू मिल जाएगा। फिर हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ओके तो चलो फिर इस ये क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ये लिखेंगे कि सचिन का फर्स्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट कितना था भाई, ये था हमारा 5,000 रुपए, ठीक है। सेकेंड ईयर का उसका इन्वेस्टमेंट कितना था दोस्तों, वो था आपका 7,000 रुपए। और थर्ड ईयर का कितना था, ये था 9,000 रुपए, ठीक है। और ऐसे करके वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो अगर मैं इसको सीक्वेंस में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगी, पहले 5,000, फिर उसके बाद 7,000, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 9,000, और ऐसे करके वो इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है। अगला वाला क्या आएगा, 11,000 आएगा, और ऐसे ऐसे करके वो पूरा 12 महीने तक इन्वेस्टमेंट करेगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सीक्वेंस यहाँ पे दिया गया है ये एपी में है। तो हम इधर लिख देते हैं कि सिंस गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, राइट। ये क्या है बच्चों, ये हमारा एपी है। और अगर ये एपी है तो यहाँ से हमें ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 5,000 मिल जाएगा। और जो डी है यानी कि कॉमन डिफरेंस, ये हमें कितना मिलेगा, तो 7,000 माइनस 5,000, 7,000 माइनस 5,000 करोगे तो कितना आएगा, 2,000, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया है दोस्तों 2,000, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं n की बात करूं तो n का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, क्योंकि वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये 12 सालों तक कर रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ये भी लिख दो, हमें इधर फाइंड करना है S12 का वैल्यू। ओके चलो अब हम चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों वी नो दैट, हमें ये फॉर्मूला मालूम है। कौन सा फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला। देखो मैं यहाँ पे आपको लिख करके बताती हूँ, Sn विच इज इक्वल टू क्या होता है, n/2, फिर ब्रैकेट के अंदर आता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसके अंदर हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे। तो चलो देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए S12 विच इज इक्वल टू n का वैल्यू 12, यहाँ पे 12/2 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 5,000, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा दोस्तों 5,000 प्लस n का वैल्यू बोलो 12 माइनस 1, d का वैल्यू क्या है 2,000,
तो यहाँ पे आप लिख दोगे 2000 और इसको सिंप्लीफाई करोगे। चलो इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं इधर इसके बगल में, बाजू में, ठीक है। चलो आओ अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, S12 विच इज इक्वल टू, इसको काटो तो 2 1 2, 2 6 12, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखो 2 इंटू 5 करेंगे, 2 5 क्या होता है 10, और ये 3 0 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 10,000। यहाँ पे हम लिखेंगे 10,000 प्लस 12 में से 1 गया तो कितना आता है, 11 आता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों 11, फिर उसके बाद क्या है 2000। तो ये तो आपको लिखना पड़ेगा, इससे बचकर कहाँ जाओगे भाई, है ना, इसको छोड़कर कहाँ जाओगे। देखो फिर उसके बाद 6 आ गया, और यहाँ पे देखो 1000 नहीं, ये 10,000 है, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 11 2 क्या होता है 22, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 22,000, ठीक है। चलो ये 10,000 और ये 22,000 दोनों मिलाकर के कितना होगा, तो दोनों को हमें प्लस करना है। तो इधर आएगा 0 0 0, ठीक है, 3 से 0 आ गया, फिर इधर 2 और इधर 3, यानी कि 32,000 आ जाएगा, है ना, 32,000 आएगा। फिर अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो भाई यहाँ पे लिखा मैंने S12 विच इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 6 0 0 6 0 0 6 0 0, 6 2 12, 1 आ गया, 6 3 18, 18 1 मिलकर के कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, यानी कि 1,92,000। ये है प्यारे बच्चों उसका टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब 12 सालों में वो कितना इन्वेस्ट करेगा, तो 12 सालों में वो इन्वेस्ट करेगा बच्चे कितना, हाँ तो 1,92,000 रुपीज, ठीक है। समझ में आया, हमसे यही पूछा था ना कि फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स, तो 1,92,000 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हेंस सचिन टोटल इन्वेस्टमेंट, सचिन्स टोटल इन्वेस्टमेंट विच इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा, ₹1,92,000। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है ना। अब आपको ये वाला आसान लगा होगा, फर्स्ट के जैसा है ना। पहले क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि वैसे टाइप के क्वेश्चन आप पहली बार कर रहे हो। अब इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं होगी क्योंकि आप समझ चुके हो ना कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यस, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप देख सकते हो हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 को सॉल्व किया, ठीक। तो हमने ये तो कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे हमारे बचे हुए क्वेश्चंस को। ओके, तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, और अगले वीडियो में हम ये पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेंगे। और इसके अलावा आपको बता दूं कि प्रॉब्लम सेट तो पूरा हमने कंप्लीट कर ही लिया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे सारे वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एवरीवन।